शाम के 5 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और मौका सम्मानित करने का है। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कुछ क्षणों बाद हम आपको वो कैमरा दिखलाते हैं जहां पर राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति निकलेंगे और उसके बाद वो कृष्ण मेनन मार्ग जाएंगे। कृष्ण मेनन मार्ग में काफ़ी दूर पर हालांकि पत्रकारों को रोक दिया गया है और वो सुनहरी बाग रोड, जो कि आप कह सकते हैं कि उसके भी आगे तकरीबन 200 मीटर का रास्ता तय करना पड़ता है, उस रास्ते में नहीं जा सकते हैं। कृष्ण मेनन मार्ग की बंगला नंबर 6A है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री रहते हैं। तबीयत नासाज है, लंबे वक्त से नासाज है और इसलिए ये खास व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति खुद उनके निवास पर जाएं। ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं तो 5 बजे राष्ट्रपति यहाँ से निकलेंगे। इसका मतलब है चंद सेकंड के बाद यहाँ से पूरा जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत गाड़ियों का काफिला आपको नजर आएगा, जो कि यहाँ से तकरीबन 2-2.25 किलोमीटर की दूरी पर। और ये काफिला देखिए चल पड़ा है जैसे ही घड़ी 5 बजे हैं और ये इस पूरे प्रोटोकॉल की कल एक पूरी प्रैक्टिस भी की गई थी। और ये आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन से काफिला चल पड़ा है राष्ट्रपति का और ये यहाँ से सिर्फ 5 मिनट से भी कम का वक्त लगेगा, क्योंकि सामान्य तौर पर तमाम गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं। और यहाँ से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बीच में से होते हुए रायसीना हिल्स और उधर से नीचे दाहिने मुड़कर कृष्ण मेनन मार्ग की तरफ ये काफिला जाएगा राष्ट्रपति भवन से बाहर निकलने के बाद। और वहाँ पर तमाम पूरी कैबिनेट की मौजूदगी होगी। कौन कौन वहाँ पर होंगे ये चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण बतला दें कि सामान्य तौर पर जो व्यवस्था होती है भारत रत्न दिए जाने की, उसमें वाजपेयी जी की चूंकि तबीयत नासाज है तो कोई ऐसी लाइव की व्यवस्था नहीं, कैमरे की व्यवस्था नहीं की गई है। जो जानकारी आई है उसमें परिवार और सरकार की तरफ से एक चित्र जरूर जारी किया जाएगा देश के लिए, जिसमें उन्हें किस रूप में सम्मानित किया गया है वो वहाँ पर उस तस्वीर में दिखाई देगा, देश उसके जरिए समझ पाएगा। और ये एक लंबे वक्त से हमारे साथ, चूंकि हमारे सहयोगी राजदीप भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है और हमारे रिपोर्टर इस वक्त सुनहरी बाग में हिमांशु हैं वहाँ पर। हिमांशु, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? जी बिल्कुल परसों। हाँ जी, जरा बताएं कौन कौन वहाँ पे मौजूद रहेंगे। और चूंकि यहाँ से अब काफिला निकला है तो आपके बगल से भी काफिला चंद मिनटों में ही बस निकलने वाला है, वहाँ कौन कौन पहुँचे हैं? परसों अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उनसे पहले राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, अरुण जेटली वित्त मंत्री, सुषमा स्वराज विदेश मंत्री और मुफ्ती मोहम्मद सईद जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं वो, शिवराज सिंह चौहान, तमाम बड़े नेता जो हैं अब अटल बिहारी वाजपेयी के घर पे पहुंच गए हैं। और अब से कुछ लम्हों के अंदर जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वो अटल बिहारी वाजपेयी के घर पर आएंगे और ये जो सम्मान समारोह है अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक का जो सम्मान है जिसे भारत रत्न कहा जाता है वो प्रदान करेंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति जो है वो जहाँ पे जिनको भारत रत्न देना है वो वहाँ उनके घर पर जाके देंगे। नहीं तो इससे पहले हमेशा यही होता है कि राष्ट्रपति भवन के अंदर ये समारोह होता है, लेकिन पहली बार ये प्रोटोकॉल, वाजपेयी की तबीयत खराब है और वो पिछले कई सालों से सक्रिय राजनीति के अंदर नहीं है, इसीलिए ये प्रोग्राम अटल बिहारी वाजपेयी के घर पे रखा गया है और लगभग 300 जो है मेहमान वो रहेंगे। परसों जी, आप कैमरा टिका के रखिए। राजदीप, ये जो एक सवाल बार बार निकल, मेरे ख्याल से सत्यजीत रे के लिए भी हॉस्पिटल गए थे राष्ट्रपति शायद। मुझे ये मालूम है कि सत्यजीत रे का मालूम नहीं, लेकिन जब आपको भीमसेन जोशी की याद होगी तब राष्ट्रपति ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजा था, क्योंकि भीमसेन जोशी भी समारोह में नहीं आ पाए। तो अक्सर ये होता है कि अगर किसी की हालत बुरी हो गई हो तो कोई रिप्रेजेंटेटिव जाता है, तो शायद सत्यजीत रे के लिए हुआ हो, लेकिन ये दूसरा मौका है। और किसी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से जाना, उनके घर जाना, और मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी उस एक जनरेशन से जुड़े हुए हैं जो वाजपेयी जी को एक तरह से अपना आदर्श मानते थे। नरसिम्हा राव उनको गुरु कहते थे। प्रणब मुखर्जी भी एक तरह से मुझे लगता है वाजपेयी जी को कहीं ना कहीं अपना गुरु मानते थे। हाँ, प्रणब मुखर्जी इंदिरा गांधी से जुड़े हुए थे, लेकिन वो जो तबका 1960s 1970s का जो पॉलिटिशियन है, उनके लिए वाजपेयी जी जो थे एक अलग आदर्श पॉलिटिशियन थे, एक पार्लियामेंटेरियन थे, वक्ता थे और एक ऐसे नेता थे जिनकी दोस्ती सभी पार्टियों से थी। तो मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी को खास आज एक फक्र होगा कि वो जा रहे हैं वाजपेयी जी को आज देने ये अवार्ड। मुझे लगता है उनके लिए भी एक बड़ा मौका है।
जो सारे लोग पहुंचे हैं हिमांशु वहां पर, उसमें कैबिनेट और जो तमाम मुख्यमंत्री बतला रहे हैं, उसके अलावे जो दूसरे राजनीतिक दलों में या विरोधी राजनीतिक दलों में मौजूदगी सोनिया गांधी के अलावे और किसकी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शरद यादव जो जनता दल के अध्यक्ष हैं वो आएंगे, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो भी इस सम्मान समारोह के अंदर होंगे। सोनिया गांधी की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया है। कांग्रेस के बाकी मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं लोकसभा में, गुलाम नबी आज़ाद होंगे, लेकिन तमाम विरोधी दल जो हमेशा ये कहते रहे कि वाजपेयी जो हैं वो तो आदमी अच्छे हैं, वो जिस पार्टी में है वो पार्टी खराब है, ये थी वाजपेयी की लोकप्रियता, और इसीलिए लोग जो हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी के इस सम्मान समारोह के अंदर शामिल होंगे। शायद कह सकते हैं कि वाजपेयी का जो कद था राजनीति के अंदर वो बताता है कि जिस तरीके की गैदरिंग आज देखने को मिलेगी यहाँ। लेकिन राजदीप, एक सवाल देखिए, ये बड़ा बढ़िया है जी, वाजपेयी जी के लिए सबकी अच्छी राय, लेकिन जिस पार्टी में है वो सही जगह पे नहीं है। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है, जनता पार्टी भी कई राजनीतिक दलों को मिलकर चली, लेकिन वहां पर भी इसे अफरा तफरी मची, वो पार्टी 5 बरस भी नहीं रह पाई। अटल बिहारी वाजपेयी तो 2 दर्जन पार्टियों को लेकर चलते रहे 1998 से लेकर 2004 तक। यह जो खूबी और खासियत है, इसकी वजह सिर्फ इंसानियत, सरोकार, जिसका जिक्र हम पहले पॉलिटिशियन से कर रहे थे, यही है या कुछ और है? नहीं, एक तो आप कह सकते हैं कि राजनीति बदल गई थी, कोलिशन का जमाना आ गया था। 77 में शायद कोलिशन का जमाना अभी नहीं था, कांग्रेस का एक तरह से वर्चस्व था। 98 तक जब बात आती है तो कोलिशन का जमाना आता था। और वाजपेयी जी, लेकिन उनकी एक, मुझे लगता है उनकी खूबी थी, कश्मीर जाते हैं, कहते हैं कि वहां इंसानियत के दायरे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान जाते हैं और लोगों के दिल जीत लेते हैं। स्वदेशी नेहरू कहा जाता था, नेहरू का दिल उन्होंने जीत लिया था पार्लियामेंट में जब वो पहली बार उठकर उन्होंने बड़ी स्पीच की थी। तो उनमें वो एक क्षमता थी, एक क्वालिटी थी लोगों को साथ लेने की। ये जो आजकल की राजनीति है, हाई कमांड कल्चर या तोड़ने की राजनीति, वो जोड़ते थे लोगों को, वो पार्टी को जोड़ना जानते थे। 77 में मोरारजी देसाई थे जो एक कांग्रेस परंपरा से आए हुए थे। मुझे नहीं लगता कि मोरारजी देसाई एक ऐसे नेता थे जो सभी पार्टियों को साथ लेकर चल सकते थे, या चरण सिंह भी एक तरह से ऐसे नेता थे। जगजीवन राम भी कांग्रेस से निकल कर, हाँ, लेकिन उनके लिए एक तरह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को समझते थे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूं तो मैं ही। ये जो एक हाई कमांड कल्चर जो हर पार्टी में, आज आप आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं, कांग्रेस में देख रहे हैं, बीजेपी में है हाई कमांड कल्चर। वाजपेयी जी हाई कमांड कल्चर में उनका विश्वास नहीं था। वो जानते थे अपनी कमजोरियां, लेकिन अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उनको अच्छी तरह से वो जानते थे, उसका किस तरह से उपयोग करना है, ये उनकी क्षमता थी। इसलिए मुझे लगता है 98 से 2004 तक इतने पार्टियों को साथ लेकर वो चल पड़े। हिमांशु, 50 बरस तक जिस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों को सुना, समझा, देखा, और एक तरह से वाजपेयी को सुनने के लिए लोगों में एक पागलपन होता था कि वाजपेयी जी को सुनने जा रहे हैं, क्या व्यवस्था की गई है? इस बारे में आपके पास कोई जानकारी आई है? क्योंकि कोई तस्वीर निकल कर आ पाएगी, किस रूप में उन्हें वहां पर सम्मानित किया जाएगा, कोई एक फोटो भी निकल पर आएगी, क्योंकि ना सुन पाएंगे ना देख पाएंगे। हाँ हिमांशु, जी परसों सवाल यही है कि क्या कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है कि जिस समय सम्मानित किया जाएगा तो वो तस्वीर देश के में बाकी लोगों के लिए रिलीज किया जाए, जिससे मीडिया के माध्यम से समूचा देश देख सके? देखिए, बिल्कुल ये व्यवस्था की गई है, परिवार की तरफ से भी है, सरकार की तरफ से भी और राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी, कि जब ये सम्मान दिया जाएगा उसके जो तस्वीरें हैं वो मीडिया के जरिए देश भर के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। और इसी व्यवस्था को बनाए जाने के लिए अंदर जो है दूरदर्शन का कैमरा है और एक एजेंसी का कैमरा लगाया गया है जब ये सम्मान जो है वाजपेयी को दिया जाएगा उस वक्त के लिए। दूसरा हिस्सा राजदीप ये हर जहन में होगा, क्योंकि इतनी वाकपटुता और कवि के मिजाज में भाषण को देना, पहचान वाजपेयी जी की ये रही, शुरू से लेकर अंत तक रही। चाहे वो 13 दिन की सरकार, जिसका जिक्र हर कोई बार बार करता है कि सरकार जा रही है, बहुमत नहीं है, कॉन्फिडेंस मोशन गिर चुका है, फिर भी जब बोल रहे थे देश तन्मय होकर सुन रहा था। क्योंकि प्रसून, आपने देखा होगा कि राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। आज जब आप पार्लियामेंट जाते हैं, लोकसभा जाते हैं, तो कहाँ है वो बड़े वक्ता
जो आपके दिल को छू जाए। जोर से बोलना नहीं, कवि जो है अपनी बात जब रखता है, अच्छी कविता आपको सुनाता है, वो बड़े आवाज में नहीं रखता। हम जब एंकर हैं, कुछ एंकर चिल्लाते हैं, वाजपेयी जी ने मुझे नहीं लगता अपने किसी भी भाषण में चिल्लाया होगा। वो एक उनके एक जिसे आप कहते हैं उनमें एक खूबी थी कि वो बड़ी बात बड़े मीठी छुरी से आप कहेंगे वो लोगों के सामने रखते थे। उनके जो पॉजेस थे, बड़ी बात कह दी, फिर 20 सेकंड के लिए रुकते थे और फिर और एक बात लोगों के सामने। दर्शकों को खाली ये दृश्य दिखला दें, जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं दरअसल ये लखनऊ के दृश्य हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। वाजपेयी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी लखनऊ भी रही है और वाजपेयी जी की पहचान लखनऊ से जुड़ी रही है। और ये हम खासतौर से बता दें कि लखनऊ एक ऐसी जगह है, वाजपेयी जी ने जो सार्वजनिक जीवन जो शुरुआत की थी उसमें सबसे पहले राष्ट्र धर्म अखबार जो था वो लखनऊ से निकलता था। पांचजन्य के वो संपादक रहे, वह भी लखनऊ से निकलता था। तो तमाम लोगों की मौजूदगी जो लखनऊ में दिखाई। हम लखनऊ का जिक्र इसलिए कर रहे थे कि लखनऊ दरअसल एक वक्त आरएसएस के लिए भी कहीं एक 0 माइल था, और जिसका जिक्र है भारत प्रकाशन, जिसके तहत पांचजन्य निकलता है, तरुण भारत निकलता है, राजधर्म भी निकलता है। पांचजन्य निकलकर लखनऊ से दिल्ली आ गया, तरुण भारत लखनऊ से चलकर नागपुर पहुंच गया, राजधर्म आज भी वहां पर है। लेकिन वाजपेयी ने अपनी पत्रकारीय शुरुआत वहां पर की थी। हम इस चीज पर आए, एक जानकारी खाली इसके साथ हम जोड़ेंगे राजदीप, क्योंकि हमारे पास एक किताब है जो चुनी हुई कविताएं हैं, उसकी भूमिका वाजपेयी जी ने खुद लिखी है। और उन्होंने लिखा है, एक पत्रकार के नाते यह मेरा अनुभव है कि सरकार पत्रों का गला घोटने का मन बना ले तो उसके तर्कश में ऐसे कई तीर आसानी से मिल जाएंगे जो सांप मरे और लाठी भी ना टूटे की कहावत को चरितार्थ करते हैं। ये वाजपेयी जी ने खुद इसकी भूमिका लिखी है और उसमें इस बात का जिक्र किया है। हम जरा सा इसके आगे ले जाना चाहते हैं। क्या वाजपेयी जी के दौर में जिस खुलेपन का जिक्र आप कर रहे हैं, जिस एक मीठी छुरी का आपने जिक्र किया और जिस संवाद का जिक्र किया वाजपेयी के जो बनाने के तरीके थे, वो वाकई क्या इस ऐसी खुलेपन की स्थिति में था जिसमें लगता है कि अगर याद अब के दौर को करें या उससे पहले के दौर को करें, वाजपेयी जी के दौर को, वाजपेयी के दौर का कुछ भिन्नता थी? बिल्कुल, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रसून बीजेपी मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन वाजपेयी जी के लिए जब वो शुरुआत कर रहे थे अपनी राजनीति, जवाहरलाल नेहरू उनके लिए आदर्श थे। वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू की तरह लोकतंत्र में उनका पूरा विश्वास था कि भले ही मेरी बात किसी दूसरे को अच्छी नहीं लगे, अगर वो मेजॉरिटी बात है तो मैं मान जाऊंगा। यही वजह है कि 2002 के दंगों के बाद जब वो खुद चाहते थे कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ थी, प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो झुक गए। बाद में उन्होंने कहा शायद ये उनकी गलती थी, तब 2004 के चुनाव हारे, लेकिन तब उनका विश्वास था कि जो मेजॉरिटी है उनके साथ जाना चाहिए। उन्होंने कुछ गलतियां भी की 1992 अगर जब बाबरी मस्जिद का एजिटेशन हुआ और बाबरी मस्जिद गिराई गई, तब वो राम जन्मभूमि एजिटेशन के पक्ष में नहीं थे, उससे दूर हटे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। वो तानाशाह नहीं थे, वो संवाद चाहते थे, वो डायलॉग चाहते थे। वो एक ऐसे नेता थे जो आज नहीं मिलेंगे इस हाई कमांड कल्चर में। आज सभी पार्टियों में हाई कमांड कल्चर है, अरविंद केजरीवाल हो, सोनिया गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो। मुझे नहीं लगता कि अटल बिहारी वाजपेयी इस कल्चर में कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि उनका जमाना जवाहरलाल नेहरू का था, जहां जवाहरलाल नेहरू और आचार्य कृपलानी डिबेट कर सकते थे और एक दूसरे को शत्रु नहीं मानते थे, लेकिन पार्लियामेंट में बैठकर डिबेट करने की उनमें क्षमता थी, उनमें वो ताकत थी, उनमें वो विचार था कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यानी संवाद। मुझे लगता है वाजपेयी जी की यही खूबी है, इसलिए हर पार्टी के लोग आज वहां जाएंगे सोनिया गांधी से। ये केवल एक रिचुअल नहीं है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि आप जा रहे हैं क्योंकि वाजपेयी जी को भारत रत्न मिल रहा है। मुझे लगता है दिल से अगर आप सोनिया गांधी को भी पूछे, वो मानेगी कि वाजपेयी जी के तरफ हमारा काफी आदर है। हर पार्टी का व्यक्ति हो, फिर कहेंगे हाँ गलत पार्टी में था। जो मुझे लगता है वाजपेयी जी हमेशा कहते थे मैं स्वयं सेवक हूं, मुझे गर्व है कि मैं स्वयं सेवक हूं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लोकतंत्र में ज्यादा विश्वास है। मैं पहला तो मैं एक डेमोक्रेट हूं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूं, उसके बाद मैं एक स्वयं सेवक हूं। ये उनकी खूबी थी।
हिमांशु, आप लगातार बीजेपी कवर करते रहे, लेकिन राजदीप ने कैसे जिक्र छेड़ा, हमें लगता है उसके हिस्से को और आगे बढ़ाते हुए आपसे सवाल किया जाए। 1965 आरएसएस का विजयवाड़ा में अधिवेशन था, वाजपेयी जी वहां नहीं गए, बलराज मधोक को बना दिया गया था उस वक्त जनसंघ का अध्यक्ष। उनका कहना था मैं मॉडरेट हूं, ये कहां से मैं इस तरीके से कैसे कट्टरपंथ साथ लेकर चलूंगा। वाजपेयी ने जनसंघ को भी कहीं ना कहीं एक मॉडरेट स्थिति में लाने की कोशिश की। बीजेपी को भी उनके काल में मॉडरेट हिंदुत्व के तौर पर देखा जा रहा था, उनके दौर में कल्चरलिज्म था, हिंदुइज्म नहीं था। हमारा सवाल आपसे यह है, क्या अब जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो वाजपेयी की कमी वैचारिक तौर पर पार्टी के भीतर कमी दिखाई देती है, या आपको ऐसा लगता है कि शायद बहुमत की ताकत ने सब कुछ दरकिनार कर दिया है? क्या लगता है, फीलिंग क्या आती है? नेताओं से मिलते हैं आप। देखिए प्रसून, बिल्कुल जो वाजपेयी का उदारवादी चेहरा था, शायद अब वो पार्टी के अंदर वो उदारवादी चेहरा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुमत हावी है पार्टी के ऊपर, और विचारधारा के साथ वाजपेयी हमेशा कहते थे कि वो जो है समझौता नहीं करेंगे। वो लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो चाहते थे कि बहस हो किसी भी चीज़ को लेकर, और जब कोई चीज़ पार्टी की तरफ से होती थी और उनको लगता था कि पार्टी का पलड़ा भारी है, या जिस तरफ वो नहीं है वहाँ पलड़ा भारी है, तो वो अपनी बात को रखते थे और बात को, फैसले को मान लेते थे। 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया और वो विदेश के अंदर एक दौरे पे गए थे, तब किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आपकी पार्टी जो है वो अयोध्या चली गई है और आप लंदन आ गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि जो राम भक्त हैं वो अयोध्या चले गए हैं और जो देशभक्त हैं वो लंदन आ गए हैं। तो ऐसा चेहरा आज शायद वाजपेयी जैसा पूरी पार्टी के अंदर नहीं दिखाई देता है पर्सन। जी, हम तो ये जानकारी दे दें कि राष्ट्रपति चूंकि पहुंच चुके हैं वहां पर, और जो हमारी टीम वहां पर है वो सुनहरी बाग एक दूसरे मोड़ पर रोक दिया गया तमाम कैमरा टीम को, और जैसे ही वहां के कुछ दृश्य भी आएंगे वो भी हम दिखलाएंगे। एक व्यवस्था की गई है, लेकिन वो सरकार और परिवार की तरफ से और राष्ट्रपति भवन की तरफ से पूरी की पूरी इस पूरे सम्मान समारोह को कैसे सामने लाना है वो दिया जाएगा। और ये हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के अलावे कैबिनेट के तमाम मंत्रियों की मौजूदगी थी, साथ ही सहयोगी उनके परिजन, परिवार के लोग, और इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, और इन सब के बीच उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले एक ऐसे शख्स जो कि बीते 50 वर्ष से भारतीय राजनीति में नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के दौर तक की परिस्थितियों को देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी हर क्षण कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमेशा दस्तक देती रही। और ये एक छवि ऐसी थी जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर वाजपेयी की लोकप्रियता, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में उनका हिंदी में दिया गया भाषण हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो विदेशी कूटनीति के तौर पर जिक्र जब भी आता हो वाजपेयी का, या फिर जब उन्होंने परमाणु परीक्षण किया उस वक्त वाजपेयी का क्या नज़रिया था, लाहौर यात्रा पर निकल गए थे उस समय क्या नज़रिया था, अयोध्या में जो कुछ हुआ उस समय और उसके बाद की परिस्थितियों में सत्ता में आने के बाद भी। राजदीप, एक सवाल हर जहन में होगा, क्योंकि परमाणु परीक्षण एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान का जिक्र जब आता है, हम उनकी कविताओं का पाठ लेकर बैठे हैं, जंग ना होने देंगे, 4 लाइन वो आखिर में जहाँ लिखते हैं कि भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक का बहना है, जो हम पर गुजरी बच्चों के संग ना होने देंगे, जंग ना होने देंगे। इस मानसिकता के साथ वाजपेयी की पहचान और महत्ता, हमें फिर दर्शकों को जानकारी दे दें सिर्फ कि सम्मान समारोह एक छोटा सा हुआ वहां पर उनके निवास पर, जिसमें तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मित्र, सहयोगी, साथ रहने वाले, परिजन, सभी लोग की मौजूदगी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। भारत रत्न एक देश के नागरिक सम्मान के तौर पर सबसे उम्दा, और इसका शुरुआत 1954 में की गई थी। उस वक्त से लेकर अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें सम्मानित किया जा सकता है 44वें शख्स हैं। 2 दिन बाद ही महामना मालवीय जी को सम्मानित किया जाएगा। और ये भी एक अद्भुत संयोग है कि वाजपेयी जी का जन्म जिस दिन बड़े दिन के मौके पर हुआ, जो कि 25 दिसंबर है, महामना मालवीय जी का जन्म भी इसी दिन हुआ है। तो ये भी एक अजब संयोग है। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच राजदीप, हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि क्यों भारत रत्न अपने आप में वाजपेयी जी है। आपने पाकिस्तान का जिक्र किया जी, और मुझे अभी भी याद है, मैं उस दिन था जब लाहौर में उन्होंने वो एक भाषण दिया था। सभी के आंखों में आंसू थे, पाकिस्तानियों के आंखों में आंसू थे, भारतीयों के आंखों में आंसू थे। वाजपेयी जी जब
हम 1 मिनट जरा सा हम दृश्य दिखला रहे हैं, चूंकि सम्मान दिया जा चुका है, समारोह खत्म हुआ है। अरुण जेटली साहब निकले, वो नजर आए सामने, और मीडिया की भीड़ है उस सुनहरी बाग वाले रोड तक पहुंचे हैं। तमाम समारोह खत्म होने के बाद वो वहां पर अरुण जेटली साहब क्या कहते हैं इसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि ये एक अद्भुत मौका भी है और एक अद्भुत भारत के लोगों के साथ एक मुश्किल भी होगी कि जिस राजनेता को सुनते हुए कई पीढ़ियां बड़ी हुई और उन्हीं सुनने की पहचान उनके भाषण देने के तरीकों को ही आत्मसात कई नेताओं ने किया, नकल करते हैं राजनेता वाजपेयी जी की। आज उन्हें सुनने और देखने का मौका संयोग से नहीं नजर आया, लेकिन बावजूद इसके क्या कुछ हुआ समारोह में, अरुण जेटली जी बाहर निकले हैं बताने के लिए। मीडिया के पास हैं वो, और कैमरा वहाँ पर मौजूदगी है सभी न्यूज़ चैनलों की, मीडिया के तमाम लोगों की। सुनिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। अगर कोई रिग्रेट आज होगा, और एक कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन की ओर से वाजपेयी जी के निवास स्थान पर हुआ। वाजपेयी जी इस देश के सबसे सर्वोच्च और वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। एक राष्ट्रवादी, एक बहुत प्रखर वक्ता, एक भवन से लेकर पिछले दशक तक संसद के सदस्य रहे। शायद इतना लंबा कार्यकाल संसद में भी किसी दूसरे सांसद का नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त पूरे देश में और विश्व में अपनी क्षमता के आधार पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। जो जन सेवाएं वाजपेयी जी ने इस देश को दी हैं, एक राजनीतिक नेता, एक विचारक, एक कवि, एक प्रधानमंत्री के रूप में, और इस देश को मजबूत करने में जो भूमिका निभाई है, उस सब कारणों की वजह से आज वाजपेयी जी ने को सम्मानित माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सदस्य, माननीय प्रधानमंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री माननीय श्री अडवाणी जी, श्री मोहन राव भागवत जी, ये अन्य वरिष्ठ लोग थे जो इस कार्यक्रम के अंदर आज शामिल हुए। सारा देश उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता है। वाजपेयी जी का स्वास्थ्य कैसा है? Today, in a brief ceremony held at Mr. Vajpayee's house, the Honorable President Shri Pranab Mukherjee has conferred upon the highest civilian honor of Bharat Ratna on Shri Vajpayee ji. The ceremony was held by the Rashtrapati Bhavan at Shri Vajpayee ji's residence because he doesn't go out of his house on account of health reasons. Shri Vajpayee ji's services to this country as a very powerful nationalist leader, not only the leader of this party but the leader of the whole country. As the Prime Minister of the country, he's held various offices. He's been one of the longest serving parliamentarians, left his mark in Parliament and through his oration throughout the country, a poet of great appreciation and a thinker. Now all these factors have gone into this nation honoring Shri Vajpayee. It's an occasion for joy for each one of us. At the ceremony today, besides the Honorable President, the Vice President of India, the Prime Minister of India, senior ministers of the cabinet, other dignitaries, several chief ministers, Shri Mufti Muhammad Sayyid, Shri Chandrababu Naidu, Sardar Prakash Singh Badal, Shri Shivraj Singh Chauhan, वसुंधरा राजे जी, ये सारे लोग इसमें मौजूद थे। और अडवाणी जी, मोहन राव भागवत जी, अन्य डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधानमंत्री श्री शरद यादव जी, ये विभिन्न राष्ट्रीय नेता थे जो इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। जानकारी दी गई। सोनिया गांधी नहीं पहुंची हैं, लेकिन सोनिया गांधी को इनविटेशन था नहीं था, इसको लेकर भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि पहुंचा था या नहीं पहुंचा था। लेकिन एक सवाल, इतने नेताओं की मौजूदगी में, तमाम नेताओं की मौजूदगी में, सरसंघ चालक मोहन भागवत की भी मौजूदगी वहां पर थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी मौजूदगी थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, खासतौर से बीजेपी शासित राज्य, और खुद अटल बिहारी वाजपेयी की पहचान किसी भी राजनीतिक धारा के साथ जुड़कर देख लीजिए, हर किसी ने माना कि वाजपेयी जैसा मॉडरेट चेहरा बीजेपी के भीतर कभी आया नहीं, और इसलिए हर किसी ने उसे आत्मसात भी किया।
अब हम दोबारा उस पर जरा सा लौटेंगे क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार वाजपेयी जी विदेश नीति जनता पार्टी के दौर में, राजदीप अगर हम देखें जिसका जिक्र आप पाकिस्तान को लेकर कर रहे थे, एक ऐसी धारा है वाजपेयी जी के साथ वही जिसमें तमाम राजनीतिक दल साथ भी खड़े हुए और एक अस्थायित्व भी रहा, नए प्रयोग भी हुए। मनमोहन सिंह के न्यू इकोनॉमी को भी अपनाया गया, चाहे संघ के स्वदेशी को दरकिनार कर दिया गया उस दौर में। ये सारी चीज लेकर चलने की मिसाल वाजपेयी जी की पहचान यही। जी बिल्कुल, मुझे जैसे मैंने कहा स्वदेशी नेहरू जी, उनको एक तरह से वो स्वयं सेवक थे, लेकिन इसका मतलब नहीं वो कांग्रेस के कट्टर विरोधी इस तरह के थे कि वो कांग्रेस को अपना शत्रु या दुश्मन मानते थे। कांग्रेस उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी थी, उनके खिलाफ उनकी एक तरह से लड़ाई थी। इसलिए अगर मनमोहन सिंह को वो क्रेडिट भी देने के लिए तैयार थी कि वो ये जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। वो खुद कभी नहीं कहते कि मैं हूं ना। ये जो कल्चर हमारी आज की राजनीति में बन गया है कि जो भी अच्छा मैंने किया, जो भी बुरा दूसरे विरोधियों पर डालो, वाजपेयी जी ने ये कभी नहीं दिखाया। जब उन्होंने न्यूक्लियर बम करवाया तब भी मुझे याद है उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव ने एक तरह से ये प्रक्रिया शुरू की थी, तब उनको मौका नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं थी। वाजपेयी जी ने किया वो इंदिरा गांधी के खिलाफ भी थे। नहीं राजदीप, इसका मतलब यह है कि एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में वाजपेयी जी सब चीजों को लेते थे और उनकी अनुभव था उनके पास। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए इस पर अभी भी बहस है कि क्या वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था या नहीं, लेकिन यह बात सही है कि उन्होंने इमरजेंसी का कट्टर विरोध किया था। लेकिन ये बात भी है कि वो इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश में लड़ाई जीती थी तो उन्होंने उनकी सराहना की थी, उनकी प्रशंसा की थी। वो एक जमाने के वो खुलेआम नेहरू के बारे में कहते थे कि उन्होंने वो एक आदर्श पार्लियामेंटेरियन थे। आज के नेता जो विरोधी नेता है, नेहरू जी के जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उस पर ही फोकस करते हैं। कांग्रेस के नेता जो हैं, बीजेपी के नेताओं की जो कमजोरियां, उस पर ही फोकस करते हैं। संवाद, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हुआ करता था उस जमाने में हर नेता के। आपने कहा जयप्रकाश नारायण को उन्होंने भारत रत्न दिया। कांग्रेस जब 2004 में आई तो उन्होंने वाजपेयी जी को नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है जमाना बदल गया था। जमाना तब ऐसा हो गया है कि कोई भी प्रतिद्वंदी हो, हम उसको एक तरह से सत्कार नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब है हमने उनकी विचारधारा को एक तरह से एक सत्कार कर दिया। ये जो एक माइंडसेट बन गया है हमारी राजनीति में, कि इससे मुझे लगता है वाजपेयी जी कई गुना ऊपर थे, इसलिए वो वाकई भारत रत्न है। जैसे आपने कहा, वो वाकई देश के एक भारत रत्न है। जार बावजूद इन सबके है कि एक तस्वीर आएगी जिसमें सम्मानित जो किया जा रहा है वाजपेयी जी को, ये बताते हुए कि वाजपेयी जी के स्वास्थ्य खराब है। और वाजपेयी जी के स्वास्थ्य के बारे में भी जब पत्रकारों ने अरुण जेटली जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब दिया नहीं। वो तस्वीर फिर भी है, जो सम्मानित कैसे किया गया और किस रूप में फंक्शन था, इसका इंतजार है। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित किया जा चुका है। ये कुछ तस्वीरें वहीं पर हैं, वहीं की हम आपको दिखला रहे हैं, जो 6A कृष्णमैन मार्ग जहाँ पे वाजपेयी जी रहते हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। जो बच्चे वहाँ पर आए थे और उनके साथ अंदर की तस्वीरें ये हम आपको दिखला रहे हैं। बहुत हमारी लड़कियां बहुत अच्छी फुटबॉल खेलती, लड़के भी खेलते हैं। और ये अंदर की तस्वीरें हैं जो राष्ट्रपति वहाँ पर पहुँचे और उस समय की ये तस्वीरें आपको हम दिखला रहे हैं। और अब ये राष्ट्रपति शायद वहाँ से रवाना होंगे। ये राष्ट्रपति आए हैं उस वक्त, ये तस्वीर है जहाँ पर अगवानी करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे। वेलकम। ये वाजपेयी जी के निवास के भीतर का दृश्य है, जहां पर तमाम नेताओं की मौजूदगी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी नजर आ रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह,
की मौजूदगी, ये सभी लोग वहाँ पर बहुत नजर आ रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी भी नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने आज जब वाजपेयी जी का जिक्र किया है और इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, कहीं ना कहीं आपको आडवाणी जी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बगैर ये एक तरह से जय वीरू की एक जो दोस्ती थी ये ऐसी जुगलबंदी कभी हमारे, मुझे नहीं लगता हमारे राजनीति में हुई है जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की थी। मैंने आडवाणी जी को देखा कहीं, वो भी इस समारोह में है। आडवाणी जी से दूर था, थोड़ा कैमरा कटा हुआ है, लेकिन एक दृश्य यह भी देखने को मिला, सरसंघचालक मोहन भागवत आके मुलाकात की, उन्होंने राष्ट्रपति से हाथ मिलाया और इन सब के बीच हम देख रहे हैं आडवाणी जी की बेटी की मौजूदगी है वहाँ पर। और यह घर के भीतर का जो दृश्य है उसमें अंदर में वाजपेयी जी हैं, वहाँ पर उन्हें सम्मानित किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री आए और उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरीके से सम्मानित किया गया। क्या राजदीप, ये एक ऐसे देश एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर एक स्टेट्समैन देश को चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है वाजपेयी जी की सबसे बड़ी खूबी, जिसके लिए आज भी लोग उनको आदर करते हैं, कि वो वाकई स्टेट्समैन थे। कई लोग कहते हैं कि मैं स्टेट्समैन हूँ, जमाना भी ऐसा आ गया कि नेता कहता है मैं कहना पड़ता है कि मैं स्टेट्समैन हूँ। वाजपेयी जी को कहने की जरूरत नहीं थी, उनके कार्य में आपने हमेशा स्टेट्समैनशिप देखी। परमाणु परीक्षण के बाद भी जिस तरह की उन्होंने डिप्लोमेसी दिखाई, उसमें भी उनकी स्टेट्समैनशिप थी। जिस तरह से वो लाहौर बस यात्रा पर चले गए, उसमें उनकी स्टेट्समैनशिप थी। जिस तरह से वो हर पार्टी के व्यक्ति को एक रिस्पेक्ट, एक आदर के नजरिए से देखते थे, उनमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी स्टेट्समैनशिप थी। वो एक बड़े नेता थे और देश को ऐसे नेता की जरूरत है। जब आज लैंड एक्विजिशन बिल हो, भूमिकरण का जो बिल हो, या कोई भी बड़ा लेजिस्लेशन हो, वो पार्लियामेंट में रुकता क्यों है, टकराव क्यों होता है? क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं है जो सबको जोड़कर साथ लेकर आगे चलता रहे। मेरी बात ही सही, वाजपेयी जी कभी नहीं कहते थे, आपकी बात भी सुनेंगे, सुनने की क्षमता थी उनमें। डिसीजन उनका होता था जब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन दूसरों को सुनते थे। इस तरह के नेता की बहुत जरूरत है प्रसून। तो क्या ये संकेत है भारतीय राजनीति के कि जहां पर पार्टी हित और चुनावी जीत मायने रखने लगी है और राष्ट्र हित पीछे चला गया है? कुछ हद तक बिल्कुल आपने सही कहा कि मुझे लगता है हर नेता वोट बैंक की राजनीति करता है। इसका मतलब नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी अपनी वोट बैंक की राजनीति नहीं की होगी, लेकिन वो जानते थे कि बड़ी तस्वीर क्या है। बड़ी तस्वीर है देश को आगे रखो, वाकई देश को आगे रखो, कहने से नहीं, अपने कार्य से देश को आगे रखो, और इसमें सबको साथ लेके चलो, संवाद बढ़ाते चलो, और इस संवाद में कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन निकलेगा। ये हमेशा उनकी एक तरह से रणनीति थी, और यही वजह है कि कई चीजें बनी। वो 98 और 2004 में उनकी मेजॉरिटी सरकार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो कई चीजों पर सबको साथ लेकर कई चीजों पर सलूशन निकाल पाए। प्रधानमंत्री होकर चले गए थे ममता के घर चाय पीने के लिए। बिल्कुल, वो ममता के घर क्या, किसी के भी घर माता का उन्होंने चरण छुआ और अद्भुत। और मुझे लगता है कि आज के नेताओं में वो कमी है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधरेंगे। आज के नेता भी जानेंगे ये जो वाजपेयी का कल्चर है, ये असली भारतीय कल्चर है। अगर आपको देश चलाना है, आपको मॉडरेट एक मॉडरेट लीडर बनके, एक लिबरल लीडर बनके, भले फिर आप राइट विंग हो, लेफ्ट विंग हो, ये तो चलता रहेगा, ये मीडिया लोगों को बनाती रहेगी, लेकिन आपको एक लिबरल लीडर बनके ही आगे निकलना पड़ेगा। एक सेंटर स्पेस, एक सेंट्रिस्ट लीडर बनके आगे निकलना पड़ेगा। चलिए, आज के दिन कम से कम वाजपेयी जी की धारा जो राजनीतिक थी, वो राजनीतिक धारा अब की राजनीति में कहीं कोई आत्मसात कर ले तो एक बेहतर मौका होगा, ये बताते हुए कि दरअसल देश में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। कुल 45 लोगों का इस दौर में ऐलान हुआ 1954 के बाद से। वाजपेयी जी 44वें, 45वें, महामना मालवीय जी 2 दिन बाद उन्हें सम्मानित किया जाएगा। चर्चा हम यहाँ पर खत्म कर रहे हैं।